सऊदी में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया और इस हमले में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। घायलों में 2 सैनिकों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। हमले में अमेरिकी एयरफोर्स को भारी नुकसान। तो देखिए, कहा तो कल तक डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ईरान ने कुछ इस तरह के एक्शन के साथ अमेरिका के दावों पर अपना जवाब दिया। तो सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन खबर क्या है? ईरान ने मिसाइल से हमला किया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल दागी और हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। अब नुकसान क्या हुआ है? 10 अमेरिकी सैनिक इसमें घायल हुए, 2 सैनिकों की हालत गंभीर है, 5 रिफ्यूलिंग विमानों में आग लग गई। इसके अलावा अब हम आपको बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन देते हैं कहां पर यह हमला हुआ। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाही मची है, तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीर चाइनीज सैटेलाइट ने रिकॉर्ड भी की है। ये देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और फिर आपको इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन भी देंगे। करुणा। बिल्कुल, ये पहली तस्वीर आपके सामने है, यह हमले से पहले की। ये देखिए, आपको ये तमाम जो विमान है वो आपको खड़े नजर आए, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रक्शन, ये तबाही आपको नजर आएगी। और ये धमाका भी सैटेलाइट इमेजेस में कैप्चर हुआ है, जिसमें 5 KC-135 विमान पूरी तरह से तबाह हो गए और हमले के बाद विमान जले हैं, ये जानकारी मिली है। ईरान ने मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद की ये तस्वीर आपको पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर बाद की तस्वीर। 10 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए, ये भी जानकारी मिली है। और देखिए, 5 रिफ्यूलिंग विमानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने है कि किस तरह से ईरान का हमला और इस हमले के बाद कितना नुकसान देखने को मिला है। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा दें। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है हमारे साथ। रियर एडमिरल गिरीश कुमार सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ तो कल तक कहा डोनाल्ड ट्रंप ये मीडिया के सामने आकर दावे कर रहे थे कि जो ईरान है वो बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है और हम आपको 10 दिन का मौका दे रहे हैं, लेकिन ईरान क्या कर रहा है उसने दिखा दिया, जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप सिलसिलेवार देखें, ये लड़ाई प्रोपोगंडा की लड़ाई है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई है, एक दूसरे के ऊपर दबदबे की लड़ाई है, और सबसे बड़ी बात अपनी कमजोरियों को छुपाने की लड़ाई है, जो कि जायज होती है। मैं तो ये भी कहूंगा अपने आप में, अगर देखें, ये पहली बार नहीं है कि प्रिंस के ये जो सऊदी अरेबिया वाला जो बेस है, इस पर अटैक हो रहा है। इस तरह के अटैक कंटिन्यूसली हो रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि यूएस एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, एज अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं मानता हूं इस बात को कि ईरान उसके मुकाबले में कमजोर है, लेकिन उस कमजोरी की जो ताकत है वो उससे कोई नहीं छीन सकता। और वहां हम देख रहे हैं कि उस कमजोरी से निकलकर जब इस तरह के रिफ्यूलर्स पर F-15 को गिरा पाता है, F-18 को गिरा पाता है, अब्राहम लिंकन की तरफ एम कर पाता है, टारगेट कर पाता है, यही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसको एक्चुअली अगर देखा जाए, हॉर्मुज में बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। इट हैज ऑलरेडी वन। एज फार एज ईरान इज कंसर्न, उसने ये लड़ाई हॉर्मुज की ऑटोमेटिकली जीत ली कि दुनिया की फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई बिना उसे ब्लॉक करे। बिना उसे ब्लॉक किए आप देख रहे हैं कि 12, 14, 17 हजार अमेरिकन को रेडी किया जा रहा है कि किस तरीके से वो जमीन पर आए। वो मुझे लगता है इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी जीत ईरान की है वो है कि यूएस और ट्रंप की नाक कट रही है, उनका जो सर का ताज है वो हिला हुआ है, और दुनिया उन्हें आज एक सुपर पावर के तौर पर रिव्यू कर रही है कि ये मुझे क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं। बिल्कुल, इमेज पर डेंट तो यहाँ पर लगा है, जिस तरीके से ईरान युद्ध में खड़ा हुआ है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, ईरान के बोरूजिर्द में भीषण अटैक हुआ है। अमेरिका इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया है। एक तरफ ईरान डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, तो वहीं यूएस इजराइल का जॉइंट अभियान, हमले के बाद धुआं धुआं इलाका हुआ। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए, एक और बड़ी खबर, तेहरान पर हमले का एक और वीडियो दिखाते हैं। रात पर तेहरान में विध्वंसक हमले हुए, इजराइल ने तेहरान को तबाह किया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और वहीं ईरान का इजराइल के कई शहरों पर हमला जारी है।
आगे बढ़ते हुए तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान ने मिसाइल से अटैक यहां पर किया है। मिसाइल हमले की तस्वीरें जारी की गई हैं और बताया है कि भारी नुकसान पहुंचाया है तेल अवीव। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में यूएस इजराइल का बहुत बड़ा हमला। एयरपोर्ट के पास सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। हमले के बाद एयरपोर्ट के पास हुआ है बड़ा धमाका और इस धमाके के बाद दिखी आग और जो धुआं है वो देखने को मिला। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है। बुशहर प्लांट को फिर से टारगेट किया गया है। स्ट्रैटेजी के साथ हमले, रणनीतिक हमले जारी हैं। बुशहर प्लांट पर हमला, अमेरिका इजराइल ने हमला किया है। तीसरी बार बुशहर प्लांट पर अटैक हुआ। हमले में प्लांट को भारी नुकसान। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि हमलों को रोक दिया जाएगा, समय सीमा तय की गई थी और फिर बुशहर प्लांट पर अटैक। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने किया यूएस के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा। अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर मार गिराने का दावा। ये देखिए आप। मध्य ईरान में यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। यज़्द मिसाइल से कोहिस्तान पर हमला हुआ है। कोहिस्तान में आपको बता दें IRGC का बैलिस्टिक मिसाइल बेस मौजूद है और यहां पर इस मिसाइल बेस को टारगेट करते हुए हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर अटैक। कोहिस्तान में IRGC का बैलिस्टिक मिसाइल बेस मौजूद। तो यूएस इजराइल का विध्वंसक प्रहार। ईरान में त्राहिमाम कैसे मचा हुआ है। बुशहर की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर तीसरी बार अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। यज़्द में IRGC के बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर भी हमले को अंजाम दिया गया। शरीफ साइंस यूनिवर्सिटी पर विध्वंसक हमला हुआ, जिसकी इमारत आपको तस्वीर दिखाई, जमींदोज हो गई, मलबे बिखरे दिखाई दिए। इराक में हैवी वाटर फैक्ट्री पर बमबारी हुई। यज़्द परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एयर स्ट्राइक हुई और अरदकान में निजाद येलो केक प्लांट पर भी हमला हुआ। गिरीश सर, पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि समय सीमा तय कर दी गई है, 5 दिन का समय दिया, फिर उसको बढ़ा के 10 दिन कर दिया। फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? इतना कंफ्यूजन क्यों है? या तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत हमले किए जा रहे हैं, या फिर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं करना क्या है। एक तरफ तो बहरीन में 5th फ्लीट बेस भी मौजूद है, वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि और देशों से अपील करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से डिकोड किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका की आप स्ट्रैटेजी देखें, चाहे वो इराक का युद्ध था, अफगानिस्तान था, कहीं भी था, वो एक कोएलिशन बनाते हैं दूसरे देशों का। उनसे सेना लेते हैं, उनके आदमी लेते हैं, उनका पैसा लेते हैं। नुकसान दूसरे देशों का होता है, नाम अमेरिका का होता है। आप देखिए, यहाँ पर भी यही समस्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बगल में बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट, पूरी एक फ्लीट, बहुत शक्तिशाली फ्लीट मौजूद है। ट्रंप साहब उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? दुनिया को गुहार लगा रहे हैं कि आप अपने जहाज़ भेजिए एस्कॉर्ट करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यूएस की इतनी दमदार 5th फ्लीट बगल में है, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यही अमेरिका की खासियत है। अपने एसेट्स, अपने आदमी, अपना पैसा युद्ध में कभी यूज़ नहीं करते हैं। दूसरे का पैसा, दूसरे का युद्ध, दूसरे का साजो सामान यूज़ करते हैं। और इस बार ट्रंप साहब फंस गए हैं क्योंकि बाकी देशों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। इस बार ट्रंप साहब अकेले हैं, इजराइल का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और ये युद्ध इसीलिए अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है और ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें। कोई साथ देने को तैयार नहीं है। पूरा पैसा, पूरा साजो सामान, पूरी जान माल का नुकसान अमेरिका का और अमेरिकी सैनिकों का हो रहा है। बिल्कुल, यह हम देख भी रहे गर्ग सर। और किस तरह से सोचा तो यह था कि मैक्सिमम 1 हफ्ते में जो अमेरिका है इस युद्ध को वाइंड अप कर लेगा, भयानक तबाही मचा देगा, रिजीम चेंज कर देगा। लेकिन हुआ क्या कि एक भी मोटिव अभी तक सॉल्व हुआ, यह बड़ा सवाल। एक और बड़ी खबर, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ। अल दीवान यह इलाके में हमला हुआ है। आसमान में दिखे हैं फाइटर प्लेन। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप। ईरान से लंबी जंग की तैयारी में है अमेरिका। 17,000 सैनिक तैनात कर सकता है अमेरिका। ईरान के करीब सैन्य तैनाती की योजना है। बयान कुछ और आ रहे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ा दावा। एक तरफ अमेरिका का दावा किया जा रहा है कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी और दूसरी ओर ये तैनाती। बड़े सवाल। ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी सामने आई है। ईरान को यह चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान पर हमले तेज करने की चेतावनी। कहा अब भी 3,555 टारगेट बचे हुए हैं।
तो ईरान रूस चीन गठबंधन ट्रंप की बढ़ गई है टेंशन। ईरान युद्ध, रूस से ईरान को मदद। देखिए आप, यूएस इजरायली ठिकानों की जानकारी सैटेलाइट से हासिल किया गया है, खुफिया डेटा जो इंटेलिजेंस है। ड्रोन के लिए उन्नत तकनीक भी लगातार शेयर की जा रही। तो रूस से ईरान को कैसी मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम की जो पार्ट्स हैं वो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं रूस की तरफ से, और एंटी जैमिंग जो क्षमताएं, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने का काम भी रूस कर रहा है। ईरान युद्ध, चीन से ईरान को क्या मदद मिल रही है भी आप देखिए। तेल के बदले आर्थिक लाभ चीन की तरफ से दिया जा रहा है। रॉकेट ईंधन, उन्नत रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन के लिए आवश्यक सामग्री दी जा रही है। यूक्रेन युद्ध की अगर बात करें तो ईरान से रूस को क्या मदद मिली है अभी तक, ये भी आप देखिए। शाहेद ड्रोन के जरिए ईरान ने मदद की, गोला बारूद के जरिए मदद की, तोप के गोले दिए गए, बंदूकें, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दी गई है। अब आप देखिए, रूस चीन ईरान की सीक्रेट डील क्या है, किसको क्या फायदा हो रहा है। पहले ईरान की बात करें तो सैन्य शक्ति अपग्रेड लगातार ईरान कर रहा है इसकी मदद से। यूएस इजराइल पर सटीक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इंटेलिजेंस जो है वो दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है। चीन की बात करें तो क्या फायदा हो रहा है, ईरान से सस्ते तेल की आपूर्ति हो रही है। सबसे बड़ा व्यापारिक जो भागीदार है वो चीन बन रहा है ईरान का। रूस की बात करें तो अमेरिकी प्रभुत्व को एक बड़ी चुनौती दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में मजबूत पैठ बनाई जा रही है। खास बात यह है, ईरान और रूस, चीन आपसी मदद से इनकार करते हैं, लेकिन ये जो मदद है वो साफ तौर पर पहुंचाई जा रही। त्रिपाठी सर, ये तो कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है ना जैसे यूक्रेन युद्ध लगातार 2022 के बाद से देख रहे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और जिस तरह से अमेरिका और नेटो देशों ने मदद की, रूस को उलझाए रखा। क्या रूस और चीन की इस मदद से अमेरिका और इजराइल इसी तरह से एक लंबे वक्त तक उलझे रह सकते हैं क्या, बुरी तरह से फंस गए हैं क्या? देखिए करुणा जी, ये जो अपने अभी कंपैरेटिव स्टडी आप बता रहे थे कि किस प्रकार से रूस चीन जो है ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका पर कहाँ खड़ा है, मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा ट्रंप को अपनी हिस्ट्री को यदि डिकोड कर लें तो उनको ये समझ में आ जाएगी कि वो आज कहाँ खड़े हैं। 20 साल की इतिहास है अमेरिका के पास, एक 2001 से लेकर 2021 तक, एक 1955 से लेकर 1975 तक। दोनों इतिहास में अफगानिस्तान, वियतनाम में अमेरिका किस प्रकार से हारा है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एंटी वॉर सेंटीमेंट का। एंटी वॉर सेंटीमेंट 20 साल 1955 से 1975 तक अमेरिका में था और वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और ऐसे ही दक्षिणी वियतनाम से लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो आज अमेरिका को समझना पड़ेगा कि उसके जो नेटो एलाई है, जर्मनी, फ्रांस, ये कहते हैं दोनों, बार कई बार कहा, फ्रेडरिक मर्ज ने और इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जब आप युद्ध के लिए जाते हो तो हमसे कोई भी विमर्श नहीं है, लेकिन वहां से जब भागते हो तो हमें अकेले छोड़ देते हो। तो इस तरीके का जो ट्रस्ट डेफिसिट है नेटो के अंदर और अमेरिका के एलाई के अंदर, वो डेफिसिट आपको यहां नहीं मिलेगा रूस, चीन और ईरान के साथ। सुनिए, वेनेजुएला के टाइम में जब उसको मादुरो का किडनैप हुआ था तो चारों तरफ यही चर्चा हो रही थी कि चीन और रूस ने अपना एलाई ने खोल दिया। जब सीरिया का जब पतन हुआ तो पुतिन पर ये प्रश्न उठ रहे थे कि उसने असद को नहीं बचा पाए। इसीलिए दोनों कंट्री, चाहे चीन हो और चाहे रूस हो, इन दोनों अपनी पूरी क्षमता के साथ ईरान के साथ खड़े हैं, और न सिर्फ खड़े बल्कि पूरी तरीके से सप्लाई चेन जो सिस्टम होता है आर्म्स का और मोरलिटी का, एक देखो मॉरल वेपन बहुत बड़ा होता है। आज ईरानियों के अंदर जो सबसे बड़ा नैतिक उत्साह इस बात का है कि चीन पूरी तरह से सैटेलाइट कर रहा है और जो रूस है वो विजिलेंस को कर रहा है। बिल्कुल। और सर आजकल के वॉरफेयर में यही तो चाहिए त्रिपाठी सर, आजकल चाहिए क्या, यही तो चाहिए आपको, इंटेलिजेंस इनपुट सटीक मिल जाए और साथ साथ आपको हथियारों के जरिए मदद मिल जाए तो आप दुश्मन पर हावी हो सकते हैं, और यही ईरान अभी हावी होता हुआ नजर भी आ रहा है। एक और बड़ी खबर, प्रगति। बहरीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार हमले को लेकर ईरान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। यूएस इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हिजबुल्लाह की रादवान सेना का जोरदार हमला, इजरायली सैनिक काफिले पर अटैक किया गया है। घात लगाकर हमले में कई सैनिक मार गए। देखिए यहां से कॉन्वॉय जा रहा था और इस दौरान घात लगाकर हमला किया गया, कई सैनिक मारे गए। तो चीन, रूस, ईरान का गठजोड़, ट्रंप के प्रतिबंध का यह बहुत बड़ा तोड़ नजर आ रहा है। बिग वॉल का सीधे हम रुक करें तो चीन, रूस और ईरान का गठजोड़, देखिए हो क्या रहा है।
पश्चिमी देशों ने तीनों देशों पर लगाए हैं कई तरह के सैंक्शंस, कई तरह के प्रतिबंध। आपको ध्यान ही होगा, प्रतिबंधों से बचने के लिए इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन को तैयार कर लिया गया तीनों देशों की तरफ से। हुआ क्या है, आपसी व्यापारिक भागीदारी और सैन्य मदद को और स्ट्रॉन्ग कर लिया गया, मजबूत कर लिया गया, ये जवाब है। और क्या चाहते हैं रूस? चीन ईरान जंग लंबे समय तक चले, ये चाहते हैं हथियार की बिक्री होती रहे, फायदा होता रहे, साथ ही अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर हो, ये भी एक मोटिव है यहां पर, और इस वजह से लगातार मदद भी की जा रही है। शैलेंद्र सर, इस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, चीन और रूस की क्या भूमिका है, क्यों मदद की जा रही है, इससे मिडिल ईस्ट में किस तरीके से प्रभाव बढ़ जाएगा अगर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका का रुख था वो काफी अग्रेसिव था, अभी भी है, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं उससे अब इमेज पर एक क्वेश्चन तो रेज हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि अब नेवी एयरफोर्स तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है नुकसान पहुंचाने के लिए, और फिर दूसरे ही पल वो कहते हैं कि 3,355 टारगेट बचे हुए। मुझे लगता है कि ट्रंप से ज़्यादा उनका एडमिनिस्ट्रेशन और दुनिया देख सकती है। 90% आर्मी बर्बाद कर दी है ईरान की, 85% उन्होंने मिलिट्री बर्बाद कर दी है, नेवी को उन्होंने टोटली बर्बाद कर दिया है, एयरफोर्स को डेसिमिनेट कर दिया है, फिर भी 3,500 टारगेट बचे हुए हैं। अब बचा क्या है, ये ट्रंप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है, देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई में इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और इसके दो मतलब निकाले जाते हैं, दुश्मन को डिग्रेड और डिमोरलाइज करना और दुनिया में एक सुपीरियरिटी का मैसेज देना। आ गई बात कौन किसको कितना सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है चाइना बिजनेस बड़े अच्छे से कर रहा है, इसके अलावा वो कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो ग्राउंड पर दिखता है वो नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि लावरो जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक्नॉलेज कर रहे हैं ऑफिशियली कि यस, हम सामान दे रहे हैं, हम ड्रोन्स दे रहे हैं, हम गोला बारूद दे रहे हैं। सिर्फ वो जो डिनायल मोड है, और डिनायल मोड जब उस लेवल पे किया जाता है इसका मतलब ही ये होता है कि यस, मैं इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, आपसे पूछा थोड़ी ना था कि आप इंटेलिजेंस दे रहे हो या नहीं। आपका बोलना अपने आप में दिखाता है कि यस, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अगर ईरान कहता है कि बातचीत नहीं हो रही, दैट मीन्स बातचीत हो रही है। डिप्लोमेसी में सबसे पहला स्टेप असेसमेंट का ये होता है, अगर बातचीत टूट रही है, पोस्टपोन हो रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बैक चैनल में बिहाइंड द कर्टन बातचीत हो रही है। और इसी तरह मैं मानता हूं कि रशिया और चाइना 100% ईरान के साथ खड़ा है। बिल्कुल, और सर ये जस्टिफाइड भी लगता है, इसमें गलत भी क्या है, ये भी तो सवाल उठना लाजमी है। जब बीते 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और तमाम जो नेटो देश है वो यही तो कर रहे हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सब कुछ शेयर किया जा रहा है, तो फिर जब आज जो ईरान जो एलाई है रूस का, अगर उसकी मदद इस तरह से आगे बढ़ा रही तो उसमें गलत क्या, ये भी सवाल उठना लाजमी है। एक और बड़ी खबर का रुख है, तेहरान में भीषण बमबारी, इजराइल ने एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया और हमले के बाद भारी तबाही मची है। ईरान के एक यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ है, साइंस यूनिवर्सिटी पर इजराइल ने अटैक किया है, शरीफ साइंस यूनिवर्सिटी पर विध्वंसक हमला हुआ। और बहरीन से खबर, जहां ईरानी बारूदी हमला देखने को मिला, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला, एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। और देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बहुत बड़ा बयान, ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मार्को रूबियो बोल रहे हैं युद्ध 2 से 4 हफ्ते और चल सकता है, ये मार्को रूबियो का बयान। ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी तो तेज है। ईरान के हमलों से इजराइल में भारी तबाही हो रही है। इजराइल और अमेरिका की असली ताकत उनके अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम और एयर अटैक माने जा रहे हैं, लेकिन अब यही ढाल तेजी से टूट भी रही है, क्योंकि एरो 2 और एरो 3 जो सबसे महंगे इंटरसेप्टर माने जाते हैं, उसका स्टॉक मात्र 3 दिनों का ही बचा है। वहीं थार्ड सिस्टम की बात करें तो थार्ड मिसाइल का स्टॉक भी मात्र 10 दिनों का बचा है। ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल मात्र 12 दिनों तक हमले के लिए बची हुई है। और डेविड स्लिंग इजराइल का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे देश भर में तैनात किया गया है ताकि रॉकेट और मिसाइल हमलों को हवा में ही नष्ट किया जा सके, लेकिन यह भी 54% खत्म हो गया है और सिर्फ 13 दिन का स्टॉक ही बचा हुआ है। रैम्पेज की बात करें तो रैम्पेज इजराइल की एयर 2 सरफेस स्ट्राइक मिसाइल है, वो भी सिर्फ 18 दिन की ही बची है, यानी कि 18 दिन का और वक्त बचा है। और अगर इसी गति से ऑपरेशन चलता रहा, अब 18 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। कोरोना, कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल में भारी नुकसान पहुंचाया गया है।
बिल्कुल। और देखिए गिरीश गर्ग सर, सवाल तो यही है, कल ही हमने एक बयान दिखाया था जो आईडीएफ के चीफ हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो इस वक्त ऑपरेशनल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो मैन पावर की शॉर्टेज है, और जिस तरह से 2023 से ही 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल लगातार अलग अलग फ्रंट्स पर युद्ध में उलझा हुआ है, क्या आपको लग रहा है इसी का नतीजा है कि आज इजराइल काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड, थका हुआ नजर आ रहा है, और इसका क्या नतीजा आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल करुणा, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इजराइल इतने लंबे समय से 7 अक्टूबर से लगातार 7 अक्टूबर 2023 से लगातार अटैक कर रहा है, अपना एम्यूनिशन लगा रहा है। तो एम्यूनिशन की खेप जो है किसी भी देश के पास लिमिटेड होती है। आप एक मिसाइल को दागते हैं, दागने के लिए आपको 1 मिनट लगता है, लेकिन उस मिसाइल को बनाने के लिए 6 से 8 महीने लगते हैं। तो जो जिस रफ्तार से एम्यूनिशन और मिसाइल्स और यूज़ कर रहा है इजराइल, उसका स्टॉक 100% बहुत कम हो गया होगा। और यही रीज़न है कि अब आप देख रहे हैं कि इजराइल बहुत ध्यान से और बहुत हाथ खींच के अब अटैक कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हाथ खाली हो जाएं और अपनी डिफेंस करने के लिए, अटैक तो छोड़िए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी उनके पास असला बारूद ना बचे। तो इसलिए ये एक चिंता का विषय है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए भी। आपने पढ़ा कि अमेरिका के पास भी जो इंटरसेप्टर्स हैं और जो अटैक मिसाइल्स हैं वो कम हो गई, उन्होंने नेटो देशों में जो डिप्लॉय करे उनको विड्रॉ कर रहे हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। तो ये एक बहुत चिंता की बात है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। बिल्कुल। और यहां तक कि तो कल ये भी खबर आई थी कि कई जो हथियार हैं जो यूक्रेन में अमेरिका की तरफ से भेजे गए, वहां से मंगवाया जा रहा है। यानी इस कदर ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के सामने हथियारों का शॉर्टेज हो रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सेंट्रल इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। खुर्रम शहर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक को अंजाम दिया गया। आसमान में नजर आए क्लस्टर वॉरहेड, आसमान में दिखा तबाही का भयानक मंजर। और ईरान के हमले से फिलिस्तीन में भी दहशत। कब्जे वाले क्षेत्र में ईरानी मिसाइल गिरी है, दहशत यहां पर देखने को मिली। इंटरसेप्टर के पलटवार से मिसाइल गिरी, मिसाइल के टुकड़े से रिहायशी क्षेत्र में धमाका। डेब्रीज गिरने के बाद धमाका हुआ। और एक और बड़ी खबर फिलिस्तीन में दिखी है, बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन के ऊपर से गुजरी है। खुर्रम शहर इजरायली लक्ष्य पर गिरी है ईरानी मिसाइल, फिलिस्तीन के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल। और तेल अवीव पर ईरान का बारूदी प्रहार जारी है। अलर्ट सायरन के बीच मिसाइल का हमला, तेल अवीव पर आसमान से बरसे अंगारे, क्लस्टर वॉरहेड से शहर में तबाही का दावा। और एक और बड़ी खबर, पेंटागन के एक अधिकारी का बहुत बड़ा बयान, रूस ईरान को ड्रोन की खेप भेज रहा है, यह पेंटागन का कहना है। इस महीने ड्रोन भेजने को लेकर बहुत बड़ी डील भी हुई है। लेबनान से हाइफा शहर पर कई हमले हुए हैं। हाइफा के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने पहले से तेज किए हैं रॉकेट हमले। और एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने यूएस इजराइल को धमकी दी है मीडिया के जरिए। ईरान समर्थक यमन के हूती ने धमकी दी है, युद्ध जारी रहा तो ईरान की सैन्य मदद हूती विद्रोही करेंगे। मध्य ईरान के अराक में इजराइल का हवाई हमला, हैवी वाटर फैक्ट्री पर इजराइल ने बमबारी की है। फैक्ट्री में परमाणु हथियारों के लिए सामग्री तैयार होती थी, आईडीएफ का दावा। आईडीएफ ने जारी की हमले की सैटेलाइट इमेजेस, ये देखिए आपके सामने। इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला, आईएईए ने अरद कान पर हमले की पुष्टि की है। नेजाद येलो केक प्लांट पर हमले का दावा, साइट पर रेडिएशन का खतरा नहीं, ये आईएईए की तरफ से कहा गया। और अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल उठता है कि अगर ईरान ने एटम बॉम्ब बना लिया है या एटमी शक्ति हासिल कर ली है तो इससे अमेरिका की परेशानी क्यों बढ़ जाएगी। तो उसे भी एक एक कर समझ लेते हैं। दरअसल अगर ऐसा होता है तो फिर अरब का पूरा समीकरण बदल जाएगा। अरब देशों में एटमी हथियारों की रेस तेज हो जाएगी। सऊदी, कतर, यूएई सभी एटम बॉम्ब बनाने पर जोर देने लगेंगे। बिल्कुल प्रगति। और देखिए, जो अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, और साथ ही सबसे ज्यादा जो खतरा है अमेरिका के दोस्त इजराइल पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ईरान और इजराइल में जो जंग चल रही है उससे कभी भी ये जंग एटमी जंग में तब्दील होने की आशंका बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एटमी शक्ति हासिल करते ही ईरान पर अमेरिका हमला नहीं कर सकेगा, क्योंकि एटमी शक्ति संपन्न देश पर हमला उसे उल्टा भी पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी में अमेरिका का वर्चस्व कम हो जाएगा और ईरान जो अरब का खलीफा बनना चाहता है एटमी शक्ति हासिल करते ही उसकी राहें और आसान हो जाएंगी।
यही वजह है कि ट्रंप ईरान जंग में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है और इस वजह से जो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर, ईरान परमाणु समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ईरान परमाणु समझौता खतरनाक समझौता, पूर्व राष्ट्रपति बराक के फैसले पर जताई हैरानी। आपको बता दें कि बराक ओबामा के टेन्योर में जो परमाणु समझौता किया गया था ईरान के साथ, उससे खतरनाक बताया गया। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, ये तो सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का तरीका काफी अलग है। अगर अन्य राष्ट्रपतियों की, पूर्व राष्ट्रपतियों की बात करें या उनसे कंपैरिजन करें, अब जो उनका बयान सामने आया है बराक को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने जो निर्णय लिया था वो गलत है और वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही, कैसे देखिए, इस समय अमेरिका के अंदर बहुत ही भयंकर एंटी वॉर सेंटीमेंट है और अपने डिसीजन को लेजिटिमाइज करने के लिए, पॉपुलर सपोर्ट लेने के लिए यही तरीका है इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पास कि अपने पूर्व राष्ट्रपतियों की नीतियों की आलोचना करें। जबकि मुझे लगता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है। मैं अभी अपने पहले वाले स्टेटमेंट में भी बता रहा था कि 5 प्रेसिडेंट, अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट वियतनाम में वॉर में थे। बुश से लेकर के आप बाइडेन तक देखिए, अफगानिस्तान पर ये उलझते रहे। तो इनके इतिहास इनका एक ही जैसा है, वो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिक। जब वॉर की बात आती है, क्योंकि वॉर इनको सूट करता है, इनकी इकोनॉमी को सूट करता है। और दूसरी बात ये है, ये लॉजिक कौन समझाएगा दुनिया को कि आखिर परमाणु जो न्यूक्लियर कैपेसिटी रखने का यदि ईरान रखता है तो दुनिया को खतरा है। और अमेरिका, संदीप जी, क्या एक तरह से मैं सीधे ये पूछूं आपसे कि क्या ट्रंप ने ये बोल दिया है अगर कोई बातचीत होगी तो कोई परमाणु समझौता नहीं होगा, बातचीत सिर्फ इस पर होगी कि परमाणु कार्यक्रम को ईरान को खत्म करना होगा? ये क्लियर कट मैसेज दिया गया। देखिए, मैं वही बात बोल रहा हूं, अमेरिका यदि परमाणु रखे अपने पास, न्यूक्लियर पावर अमेरिका यदि के पास है तो दुनिया में शांति आएगी। और यदि ईरान बनाता है तो दुनिया में इससे तबाही आएगी। ये कौन सा लॉजिक है? बिल्कुल, इस लॉजिक को समझने में आई फेल टू अंडरस्टैंड। दुनिया ये समझना चाहती है कि सिर्फ तुम्हारे 5 जो कंट्री है सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल के, ये सुरक्षा परिषद दुनिया को आज तक सुरक्षा नहीं दे पाई। ये समझना पड़ेगा। 1945 के ऑर्डर को आज रीऑर्डर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये जो लॉजिक है बहुत बोगस है और सिर्फ क्लेम्ड लॉजिक है कि दुनिया का कोई राष्ट्र न्यूक्लियर बम बनाता है, न्यूक्लियर वेपन संपन्न होता है तो दुनिया को खतरा होगा। अमेरिका के पास यदि वो बम है तो दुनिया में शांति आएगी। बिल्कुल। और त्रिपाठी सर, ये लॉजिक भी समझ में नहीं आता कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो कितना गैर जिम्मेदाराना मुल्क है, लेकिन उसके पास अगर परमाणु हथियार होते तब भी अमेरिका को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। ये तमाम अलग अलग जो बातें, कॉन्ट्रडिक्शन है, वो देखने को मिलते हैं अमेरिका को लेकर। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरानी हमले से तेल अवीव में कोहराम, रात भर सड़कों पर दौड़ती रही एम्बुलेंस, घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश। तो युद्ध से जुड़ी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।